नमस्कार। आज भी मैं एक सत्य घटना के बारे में ही बताऊंगा, जो सत्य घटना मेरी आंखों के सामने ही से निकली। लेकिन इस सत्य घटना का विवरण शुरू करने से पहले एक विषय वस्तु मैं आपको बता दूं, ताकि आपको इस सत्य घटना को समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। शरीर के रोग, बड़े गहरे रोग, इसकी उत्पत्ति भी उस मन से होती है जो चिंताओं में घिरा रहता है और बहुत अंतिम स्थिति तक पहुंचकर कि जहाँ मृत्यु बिल्कुल नज़दीक आपके पहुंच गई, वहाँ पर भी यदि कोई ऐसा अवसर आपको मिल जाए कि आप अपने मन के बोझ को, अपने मन की चिंता को शून्य कर सकें, हटा सकें, तो ये रिवर्ट कर सकता है आपको। मतलब डॉक्टर आपको कहने जा रहा है आप 2 घंटे के मेहमान हैं या 2 दिन के मेहमान हैं। अगर आप मन की स्थिति को यहाँ पर रिवर्ट कर देंगे तो आपका शरीर पुनः पहले की तरह स्वस्थ हो सकता है। इसी पर आधारित ये सत्य घटना है। ये उन सब लोगों के लिए लाभदायक है जो उम्र दराज लोग हो गए हैं लेकिन अपने मन की चिंताओं को नहीं हटा पा रहे। उनके लिए बड़ी प्रेरणा का स्रोत होगी ये सत्य घटना। आप सुनिए। लगभग सन 1984 की ये बात है कि मेरी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। ये मुलाकात हुई जाखन में श्री माँ आनंदमयी का आश्रम है, वो दर्शन करने आए हुए थे। तो उनके पास एक बड़ी लग्जरियस कार थी और वो उसके बाद उन्हें हरिद्वार जाना था। तो थोड़ा सा परिचय उनसे हुआ। मैंने उनसे अनुरोध किया, आप हरिद्वार जा रहे हैं तो मुझे वहाँ भी वहाँ के आश्रम जाना है, तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? तो वो बड़े प्रसन्न हुए। ये तो और अच्छा है, मेरा साथ मिल गया, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। बड़े प्रसन्न हुए। रास्ते में, हरिद्वार के रास्ते में ज़्यादा बात मेरी उनसे नहीं हुई। उन्होंने धोती पहनी हुई थी, ऊपर शरीर में कुछ नहीं था उनके, और सर्दी का मौसम था लगभग। मैं समझता हूँ ये बात नवंबर की, लगभग नवंबर के महीने की बात है। तो मैंने बस इतना ही रास्ते में पूछा। मैंने थोड़े गर्म कपड़े पहने हुए थे। मैंने कहा, आपको सर्दी नहीं लगती? तो उन्होंने हंस के कहा, ये तो मेरे लिए बहुत गर्मी का समय है। मैं तो अल्मोड़ा में, जो बर्फीले स्थान है, वहाँ पे किसी गांव में रहता हूँ, और वहाँ जनवरी फरवरी के महीने में भी एक बनियान ही पहनता हूँ। यहाँ तो मुझे गर्मी लग रही है। फिर बहुत ज़्यादा बात मैंने उनसे नहीं की, मेरा संकोचवश नहीं इच्छा हुई ज़्यादा बात करने की। फिर वहाँ आश्रम में गए तो उन लोगों ने जो कमरा दिया, एक कमरा खाली था, तो हम दोनों को एक कमरा दे दिया था। यानी कि अब मुझे उनके साथ रहने का अवसर भी प्राप्त होने जा रहा था। 2 दिन हम उस कमरे में रहे साथ साथ। तो वहाँ पे एक लंबी वार्ता उनसे हुई। ये वार्ता को आप ध्यान से सुने, आपके लिए बहुत लाभदायक होगी, और ख़ासकर उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगी जो मानसिक चिंताओं में डूबे रहते हैं। तब उन्होंने अपनी कहानी जब सुनाई, हृदय विदारक कहानी, उन्होंने कहा कि मेरी दिल्ली में 3 फैक्ट्री थी। आप लगा लीजिए, जिसकी दिल्ली में 3 फैक्ट्री हों तो बहुत ही रईस आदमी होगा।
तो कह रहा है मेरे को बिजनेस की चिंताओं के कारण, उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिजनेस में बेईमानी करनी पड़ती है, सब बिजनेसमैन बेईमानी करते हैं, बड़े दुख की बात है देश के अंदर ऐसा हो। और ये बेईमानी करने के बाद ही एक चिंता और भय पैदा हो जाता है कि हमने चोरी की है कोई, तो कहीं पकड़े ना जाएं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी व्यापारी बिना चोरी किए सरवाइव नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पे मैंने ऐसा सुन भी रखा था कि ये जो स्टील मिल्स होती हैं, स्टील रोलिंग मिल्स, इसमें जो स्टील को मेल्ट किया जाता है, तो दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुख की बात है कि हमारे बिजली विभाग उनकी सहायता करते हैं इन लोगों की, और एक रात में ये पूरा अपना स्टील रोल कर लेते हैं। और उस रात वो विशेष प्रोग्राम रखते हैं बिजली के अधिकारियों का, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अधिकारियों का प्रोग्राम रखते हैं। तो उस प्रोग्राम में, और उनको मालूम होता है इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स को कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है हमें इनकी सहायता ही करनी है, तो कोई मीटर उनका नहीं चलेगा, बिजली का कुछ नहीं चलेगा। और वो सारी अपनी स्टील जो रोल करना है उनको, स्टील बार्स जो बिल्डिंग में यूज होती हैं, वो अपना रात भर में कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे स्वाभाविक बात है, इतनी बड़ी चोरी हुई, वो अधिकारी भी डर सकते हैं और वो व्यापारी भी डर सकता है, डर पैदा हो सकता है। कुछ इस प्रकार की बातें मुझे उनसे जानने को मिली। अब होता क्या है कि हमारे देश में अगर जो ऐसा नहीं करेगा, उसकी स्थिति क्या हो जाएगी आज कि उसका स्टील कॉस्टली हो जाएगा। अगर उसको बिल पे करेगा वो, तो उसका स्टील कॉस्टली हो जाएगा। और स्टील रोलिंग मिल्स बहुत हैं, तो मार्केट में वो ठहर ही नहीं सकता। अब चोरी शुरू हो गई तो वे सभी करेंगे। तो कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम उनको अपनी फैक्ट्री में थी। एक फैक्ट्री तो उनका फैन ही बनाती थी, जाना माना ब्रांड था। तो उन्होंने मुझे कहा कि चिंताओं में मैं रहने लगा, और ये बेईमानी करते हैं हम जो व्यापारी लोग, उसकी चिंताएं थी। तो मुझे पहला दिल का दौरा पड़ा। कोई बात नहीं, दवाइयों से इलाज हो गया। फिर इन चिंताओं के कारण मुझे दूसरा दिल का दौरा पड़ा। फिर कुछ समय बाद मुझे तीसरा दिल का दौरा भी पड़ा, लेकिन मैं बच गया। मेरे डॉक्टर्स हैरान थे कि तीसरे दिल के दौरे के बाद आप बच गए। और फिर देखिए उनको बताया उन्होंने कि चौथा दिल का दौरा भी पड़ गया, उसमें भी बच गए। जब चौथा दिल का दौरा पड़ा तो वो बताने लगे मेरे को कि सिर्फ दाल का या सब्जियों का सूप ही उनका खाना था, और दवाइयाँ और सूप, उसके अलावा कुछ भी अनुमति खाने की नहीं थी। तो उनके मन में विचार आया, एक बड़ा उत्तम विचार, ही ईश्वर की कृपा से ही आता है। उन्होंने कहा कि मैंने इतना 3 फैक्ट्री हैं, सब धन दौलत देख ली, सब ऐशो आराम जिंदगी के देख लिए, और क्यों ना इसको छोड़ा जाए। मरना तो है ही, चौथा दिल का दौरा पड़ चुका, मृत्यु तो आनी ही है। एक ट्राई करते हैं, मैं अपने मन को क्यों ना मुक्त कर लूँ चिंताओं से। तो उन्होंने अपने लड़कों से कहा कि अब तुम संभालो, मैं जा रहा हूँ, अब मैं कुछ साथ लेके नहीं जाऊँगा, बस एक कार मैं ले जाऊँगा, बाद में वापस भेज दूँगा। तो लड़कों ने, क्योंकि धनी लोग तो थे ही, लड़कों ने कहा कि नहीं पापा, ऐसे तो हम आपको नहीं जाने देंगे। अगर आप बहुत ही जिद करते हैं तो ड्राइवर भी हम आपको देंगे और लग्जरी कार भी आपको देंगे। और एक उस समय, क्योंकि मुझे तो 1983-84 में उनकी बात हो रही है, वो उस उनको वहाँ से आए हुए और 7-8 साल पहले भी हो चुका था। तो इससे और 7-8 साल कम कर लो तो आप लगा सकते हैं 1976-77 के आसपास का समय था जो छोड़ा था उन्होंने।
तो उस समय 55 लाख एक बहुत बड़ी रकम आप मान सकते हैं। 55 लाख का एक ड्राफ्ट दिया उन्होंने अपने पापा को, अपने पिताजी को। कहा कि आप इसे बैंक में डाल लेना जहाँ भी जा रहे हैं, इसके ब्याज से आपको रोज़मर्रा के खर्चों में दिक्कत नहीं होगी। तो वो चल दिए वहाँ से। थोड़े दिनों बाद उन्हें लगा ये तो मुझे फिर बांधने लगेंगे, ड्राइवर भी है, कार भी है, ये तो बांधते चले जाएंगे मेरे को, फिर मैं वहीं का वहीं पहुँच जाऊँगा। तो सबसे पहले उन्होंने ड्राइवर को वापस भेज दिया। कहते मैं खुद कार चला लूँगा, मुझे आती है चलानी। और फिर मैं गांव में अल्मोड़ा के रह रहा हूँ, तो मुझे कार की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ भी खड़ी रहती थी। आज मैं कार को लेके आया हूँ यहाँ हरिद्वार के लिए, और आपका साथ मिल गया। अब उन्होंने 25 लाख का ड्राफ्ट, शायद वो कई बार रिन्यू होके उनको लड़के उनको भेजते रहे, पर डेट उसकी इनवैलिड होती रही, 6 महीने तक रहती है। 2-4 बार इनवैलिड वो हो चुका होगा, जितना भी मुझे मालूम नहीं। वो फाइनली दूसरी बार भी वो इनवैलिड होने की तरफ ही बढ़ रहा था, और 55 लाख का ड्राफ्ट उनके पास था। उन्होंने मुझसे पूछा बताओ मैं क्या करूं? अगर मैं 55 लाख रुपया बैंक में डालता हूं, तो इसके ब्याज पे फिर इनकम टैक्स मुझे पड़ेगा, फिर मुझे इनकम टैक्स के वकील पे जाना पड़ेगा। फिर मेरे से ये पूछा जा सकता है 55 लाख रुपया कहाँ से आया। फिर कह रहे मैं उन्हीं चिंताओं में दोबारा घिर जाऊँ, तो मैं इस ड्राफ्ट को वापस भेज देता हूँ। आपकी क्या सलाह है? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा देखिए, अगर आप ड्राफ्ट वापस भेजते हैं अपने लड़कों को, तो ये एक अपराध होगा, धार्मिक अपराध, ईश्वर का अपराध होगा, कि जिस नर्क से आप भागे हैं वही नर्क आप उनको वापस लौटा रहे हैं। तो मैंने उनको सलाह दी कि आप बेहतर ये करें, जिस गांव में आप रह रहे हैं, इस ड्राफ्ट को आप ग्राम प्रधान के खाते में जमा करा के उस गांव का विकास करा दीजिए। इससे 55 लाख तो बहुत था, उस बहुत कीमत थी। आज के तो ये 100 करोड़ के, 50 करोड़ के बराबर बैठेगी। सॉरी, आज इस ड्राफ्ट की वैल्यू निकाली जाए तो 50 करोड़ का, मतलब आज की डेट में वो कहते हैं। तो उनको बात मन को भाई, उसने कहा आप ठीक कह रहे हैं। अब मुझे मालूम नहीं, मेरी दोबारा मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुझे वो यही वादा करके गए कि मैं एक ग्राम प्रधान से बात करूंगा और डोनेट कर दूंगा 55 लाख गांव के उसके लिए, उद्धार के लिए। मैंने कहा आपके पाप जो हैं, जो किए हुए, वो भी हल्के पड़ेंगे इससे। बड़े प्रसन्न हुए वो। अब आइए इस बात पर कि वो बिना सर्दी में भी अल्मोड़ा के पहाड़ों में सिर्फ बनियान पहनते थे। कहते हैं एक ज़माना ऐसा था दिल्ली में, जब मुझे चौथा हार्ट अटैक पड़ा था, तो कंबलों में ढक के रखा जाता था मेरे को, गर्मी में बिस्तर से मुझे उठने नहीं दिया जाता था। और आज मेरी स्थिति ये है कि कपड़े पहनो तो मुझे गर्मी लगती है, वहाँ मैं सिर्फ बनियान पहनता हूँ, और खाने में मैं कोई भी चीज़ खा लेता हूँ। कह रहा है मुझे गांव वाले खाना मुझे देते हैं, उसमें चटनी भी होती है, अचार भी होता है, पापड़ भी होता है, दाल चावल सब्जी, सब कुछ खा लेता हूँ मैं, कोई तकलीफ़ मेरे को नहीं है। मैं बहुत हैरान हुआ सुन के। मैंने उनसे कहा कि ये जो आपके मानसिक तनाव ख़त्म हुए, आपने सब कुछ छोड़ के, क्या यही इसका कारण है? कहते हैं हाँ, यही इसका कारण है। जैसे मेरा मन हल्का हुआ, तो मेरे मन ने सारे रोगों को हटा दिया और मैं इतना स्वस्थ हो गया। तो उन्होंने मुझे अल्मोड़ा के लिए आमंत्रण दिया था कि आप अल्मोड़ा घूमने आएँ, मेरे पास रहें कुछ दिन। मैं जा तो नहीं पाया, फिर मुझे उनकी जानकारी बाद में कोई प्राप्त नहीं हुई, कोई हमारी बात तो होती नहीं थी। लेकिन अब ये जो सत्य घटना है, और उनका खुद ही एक स्वीकार करना कि मैं जब सारे अपने मन के तनावों को दूर करके आ गया, तो मेरे सारे रोग ठीक हो गए। अब कोई हार्ट की प्रॉब्लम मेरे को नहीं है, कोई मुझे जो है सांस नहीं फूलती, कोई मुझे दिल की बीमारी नहीं है,
ये मेरा मन हल्का होते ही मन ने सारा कुछ ठीक कर दिया। ये सत्य घटना है, मेरी बात उनसे हुई है। और वो कह रहे थे मैं कार भी वापस भेज दूंगा, ये वो लग्जरी कार भी मैं नहीं रखना चाहता। मैंने कहा फिर आप वही गलती कर रहे हैं। आपके लड़के 3-3 फैक्ट्री संभाल रहे हैं, उनको भी तो यही स्थिति आएगी जो आपकी थी। आप क्यों कार उनको वापस, जिसको भी डोनेट कर दीजिए, किसी को डोनेट कर दीजिए, या रखी रहने दीजिए कार अपने पास, कहीं आपको आने जाने के लिए काम आएगी। हाँ, पैसा आप ग्राम प्रधान को दे के उस गांव का उद्धार करिए जहाँ पर रह रहे हैं, जो आपको खाना खिला रहे हैं जो लोग, कम से कम उस गांव का उद्धार तो करिए। सारी सड़कें पक्की कर दीजिए, सारी जो है उनको इरिगेशन के लिए छोटी कैनाल्स बनवा दीजिए, अच्छा खेतों का इरिगेशन हो सके। आसपास के गांव का भी कर सकते हैं, 55 लाख इतनी बड़ी धनराशि है। तो उन्होंने सब चीज़ जो है उस पर सहमति दी कि मैं ये जाते ही करूँगा। पता नहीं मेरे दिमाग में बात क्यों नहीं आई, ये तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे समझा दिया। फिर हम 2 दिन रहे, साथ साथ थोड़ा घूमे भी हम हरिद्वार में। आखिर में विदा हुए तो बहुत जोर देने लगे, कार मेरे पास है, चलो 2-4 दिन अल्मोड़ा। मैंने कहा नहीं, मैं तो नौकरी करता हूँ, ऐसे नहीं जा सकता। तो सत्य घटना तो यहीं तक बतानी थी, और विषय वस्तु मैंने पहले ही बता दी थी। तो मेरा कहने का आशय ये है कि रोग जो है शरीर में जो आता है, ये मन का ही एक उपद्रव है, उसके कारण आता है। या कह सकते हैं अगर मन रोगी तो आईसीयू के दरवाजे आपके लिए हमेशा खोले हुए हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई बड़ा अस्पताल वाला, बड़े आजकल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े भारत में खुल गए, उनके आईसीयू के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। और वो तो ऐसे पेशेंट्स का इंतजार भी करते हैं, रईस जैसे आप रईस थे, बाद में आपको आईसीयू में ही डलवा देते वो लोग, और ये मर ही जाना था आपने। लेकिन हाँ, आपसे जो है 20-25 लाख का बिल जरूर वो ले लेते। और ये बड़े बड़े अस्पताल यही कर रहे हैं आजकल, कोई गरीब आदमी वहाँ इलाज करा ही नहीं सकता। इंश्योरेंस कंपनी में किसी का इंश्योरेंस अच्छा खासा है, एक तो उनको सुविधा है, बाकी जो पैसा दे सकते हैं काउंटर पे उनको सुविधा है। मैंने बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देखे दिल्ली में, मेदांता में मुझे एक दिन का टाइम बिताना पड़ा, और मैं कारण नहीं बताऊंगा उसके। मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टीज़ है एक हॉस्पिटल, तो उनके कई काउंटर हैं जहाँ पे कैश पे पेमेंट होता था, लंबी लाइन लग के, और हर एक आदमी कोई 40,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख। ये तो वो कैश पेमेंट्स होते थे जो जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होता था, और इंश्योरेंस के लिए अलग काउंटर था, उनका ऑफिस अलग था, जहाँ आप इंश्योरेंस का कार्ड ले जाएंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा हॉस्पिटल में, लेकिन आपको इंश्योरेंस से पैसा उनको मिल जाता है, बहुत जल्दी दे देते हैं। अच्छे इंश्योरेंस कंपनी पैसा बहुत जल्दी दे देती हैं, और वो लोग जानते हैं, बहुत होशियार चालाक होते हैं। हमें ये अपने घर में परिवार में बीमारियों में अनुभव रहा इसका, इंश्योरेंस कार्ड का भी, और ऐसे भुगतानों का अनुभव भी रहा। तो इस व्यक्ति ने एक बहुत ऊंची शिक्षा दे गया ये, कि अगर मन को आप चिंता मुक्त कर दें, सब लोग कर दें, तो ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के आईसीयू बंद हो जाएंगे। आप चिंतित हैं तभी तो उनको पैसा कमाने का अवसर मिल रहा। आप पैसे वाले हैं, अपनी जान बचाने के लिए अब 5 करोड़ भी देना पड़े आप देंगे। वो बड़े स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऐसे पेशेंट्स का इंतज़ार करते हैं, और वहाँ भी डॉक्टर्स गलतियाँ करते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े परफेक्ट डॉक्टर्स उनके पास होते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर जाएंगे आपके साथ, मृत्यु को प्राप्त करा देंगे। और ऐसी गलतियों की उदाहरण भी मेरे सामने में जो कहना नहीं चाहता, ऐसे मृत्यु मैंने होती हुई देखी जो एक सर्जन की मूर्खता के कारण हुई, बेवकूफ़ी के कारण। तो ये बेवकूफ़ियाँ भी अस्पताल में मिलेंगी आपको।
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जब उनका ही हाल है तो सरकारी अस्पतालों के बारे में आपसे हम समझ सकते हैं, मैं कहना नहीं चाहता क्या हाल होता होगा। तो अंत में यही अनुरोध करना चाहता हूँ, जीवन में प्रसन्न रहना है तो मन की चिंताएं हटा दो, भूल जाओ कल क्या होना है। और मन की चिंता को तो यहाँ तक कहते हैं, शास्त्रों के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, यहाँ तक कहा गया है कि रात का भोजन की व्यवस्था आपके पास है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, और उसकी चिंता भी नहीं करनी। आती भी है दिमाग में तो आपको यही सोच कर चिंता को हटा देना है कि भोजन की व्यवस्था नहीं होगी तो अधिक से अधिक मर जाएंगे। ऐसे आप चिंता रहित हो सकते हैं। तो मन को चिंता मुक्त करना ही आपका उपचार है। ये मेडिकल साइंस की जो एडवांसमेंट है, ये बड़ी बड़ी सर्जरियों में तो मान सकता हूँ मैं कि चलिए वो सर्जरी, हड्डी टूट गई तो आपका ऑर्थोपेडिस्ट जो है, ऑर्थो सर्जन, आपकी हड्डी को प्लास्टर से जोड़ रहा है। हड्डी पहले भी लोगों की टूटती थी जब ये नहीं था डेवलपमेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो चढ़ाया जाता है। पहले लोग, वैद्य लोग जो गांव के होते थे, हड्डी को सीधा करके लकड़ी से बांध देते थे। ऐसे भी इलाज हुआ, लोगों की हड्डी ठीक हुई है। लेकिन अब साइंस तो फिर आगे, एडवांस साइंस तो फिर आपसे उसकी कीमत भी मांगती है। खैर छोड़िए, ये मेरा इस वक्त आज का विषय नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, आप ये भरोसा करके चल रहे हैं कि वहाँ भर्ती हो जाएंगे, वहाँ आईसीयू में चले जाएंगे, तो वो मेरा अनुभव है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर भी आखिर में जब दवाइयाँ काम नहीं करती, स्टीरॉयड पे उतर आते हैं। स्टीरॉयड आप समझते होंगे, ये ऐसी दवा है जो आप ही की सारी शक्ति खींचकर आपके रोग को ठीक कर देगी। आपका रोग ठीक भी हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में आपके शरीर को बहुत अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो स्टीरॉयड बहुत आखिर का उनका हार जाता है डॉक्टर, यानी कि जब डॉक्टर अपनी दवाई को ढूंढने में हार गया, पेशेंट पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो स्टीरॉयड का सहारा लेते हैं। अब उनको क्या लेना, स्टीरॉयड से पेशेंट मरता है जीता है। अब लोग स्टीरॉयड ले लेते हैं, फिर उसकी आदत को छुड़वाना भी पड़ता है स्टीरॉयड की। फिर वो जो घातक परिणाम स्टीरॉयड शरीर में छोड़ देता है, वो पता नहीं कब प्रकट होते हैं, कब प्रकट हो जाएं, कब आपको मृत्यु के मुंह में ले जाएं। तो मेडिकल साइंस के भरोसे रह के अपने जीवन को जीना, ये मूर्खता होगी, बहुत बड़ी मूर्खता होगी। आप अपने मन को ठीक रख के जिए तो ये सबसे बड़ी समझदारी होगी। रोग आपके पास फटक ही नहीं सकते। शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न होगा। बस उसके बाद अगला चरण तो आत्मानंद का ही है। फिर आप आत्मानंद की ओर ही अग्रसर हो रहे हैं, आप अग्रसर हो रहे हैं ईश्वर की ओर, और आप अग्रसर हो रहे हैं शांत मृत्यु की ओर। धन्यवाद। जय कृष्ण।